हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से इंटेंसिटी के वेरिएशन पर, उसके बाद फिर फोर्स एप्लीकेशन के वजह से फोटो करंट पर इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोगों ने किन किन बातों पर ध्यान दे रखा है ऑलरेडी, उसको बस मैं यहाँ पर एनलिस्ट कर लेता हूँ एक बार कि फोटो करंट सैचुरेशन वाला फोटो करंट, ठीक है। सैचुरेशन वाला फोटो करंट डिपेंड्स ऑन, आप बताएं। अगर ये नहीं बता पा रहे हो तो आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी वीडियो को तुरंत पॉज करके ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ एकदम कंसिस्टेंसी में है। मतलब एक लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, 4 लेक्चर को मान के चलो कि एक ही साथ वो कंबाइंड होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर नहीं याद है तो दोबारा से ज़रूर रिवाइज कर लो, क्योंकि कुछ भी आगे समझ में नहीं आएगा फिर। ऑल राइट, आई होप सो कि आपने वीडियो को पॉज कर लिया ज़रूरत के हिसाब से और रिवीजन कर लिया है। फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, हमने ये सबसे पहले ही ऑब्जर्वेशन में सीखा। फिर दूसरे ऑब्जर्वेशन में हमने सीखा कि सभी निकलने वाले इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड्स डिफरेंट होती हैं। और तीसरे ऑब्जर्वेशन में हमने ये सीखा कि जो स्पीड का रेंज है वो जीरो से लेके, सॉरी, जो काइनेटिक एनर्जीज का, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जीज का जो रेंज है वो जीरो से लेके सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे निकाला गया था इन सभी बातों को, कंक्लूजन्स को, तो वो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। फिलहाल जो कंक्लूजन्स हैं उस पर ध्यान दे रहा हूं मैं। ये जो रेंज है जीरो से लेके के मैक्स तक, फिर मैं आपको ये बोला था कि मान लेते हैं के मैक्स वाला, यानी कि मोस्ट एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, दोनों तरह से इसे समझा जा सकता है। E टाइम्स डेल्टा V, दिस इज द वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस। तुम इसको और सिंपली समझो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कुछ भी चार्ज होगा, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी बाई एल, एल है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई किए चार्ज से आ गया फोर्स, फोर्स को मल्टीप्लाई किए एल से यानी डिस्टेंस से, तो आ गया वर्क डन। दिस वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो के मैक्स का ही तो चेंज आया है। एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर मोस्ट एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन भी पहुंचते पहुंचते जीरो काइनेटिक एनर्जी अपना कर लिया था। तो ये एक एक्सप्लेनेशन के तुरंत बाद हमें यह समझ में आ रहा है, इनको हटा करके, कि ये आई फोटो डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, लेकिन फिर के मैक्स, के मैक्स मतलब मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ये बराबर निकल के आ चुका था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल के। याद आ गया सब कुछ। और साथ में हम लोगों ने यह भी सीखा था इस ग्राफ के बारे में। देखो, इस ग्राफ पर ही हम लोग काफी कुछ चर्चा कर रहे होंगे। फोटो करंट का वेरिएशन वोल्टेज के साथ, ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन का वोल्टेज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, जबकि रिवर्स डायरेक्शन का वोल्टेज रिटार्डिंग वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है। इस ग्राफ में आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो करंट का वैल्यू होगा, दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग द सैचुरेशन करंट इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ISAT लिख दे रहा हूं मैं, आप समझ जाइएगा कि ये सैचुरेशन करंट है। और ये जो सैचुरेशन करंट था, इसको कम करने के लिए, मतलब करंट को कम करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में आप वोल्टेज सप्लाई करने लगते हो, जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है। यहां पर जाते जाते आपको वोल्टेज सफिशिएंट अमाउंट में इतना मिल जाएगा, रिटार्डिंग वोल्टेज, कि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो भी प्लेट ए से प्लेट बी पर नहीं पहुंच पा रहा है। डायग्राम एकदम दिमाग में बना हुआ रहना चाहिए। प्लेट ए से प्लेट बी तक जाना, मतलब आप समझ रहे होंगे। इस वोल्टेज का नाम मैं बताया था वी स्टॉपिंग।
ठीक है, तो इस ग्राफ के बारे में हमें काफी कुछ डिस्कशन करना है. लेट अस कॉल दिस एंटायर ग्राफ एज ग्राफ नंबर 1, क्योंकि दूसरा भी एक ग्राफ आएगा जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. फिलहाल इस ग्राफ का ही नाम है ग्राफ नंबर 1. 3 ऑब्जर्वेशंस अभी तक हम लोग ऑब्जर्व कर चुके थे. अच्छा, यहां पर यह बात भी सुन ही लो फिर. ये वाला रीजन डिस्क्राइब करता है कि ट्रैफिक जैम बना था. ट्रैफिक जैम तभी बन सकता है जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग स्पीड से निकले हों. तो ये वाला रीजन डिस्क्राइब करता है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग स्पीड्स से निकले थे. यहां से मैं इस कंक्लूजन को निकाला था, इस जगह से मैं इस कंक्लूजन को निकाला था कि भाई स्पीड तो डिफरेंट है, यहां से भी पता चल रहा है, लेकिन एक सर्टेन मैक्सिमम स्पीड भी था जिसमें कि क्योंकि वी स्टॉपिंग के बाद कोई इलेक्ट्रॉन बी वाले प्लेट पर नहीं पहुंच पा रहा है, इस वजह से देयर वाज सर्टेन मैक्सिमम लिमिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो ये ग्राफ कंप्लीट था. इसी ग्राफ पर डिस्कशन करेंगे हम लोग. लिखिए ऑब्जर्वेशन नंबर 4 क्या है. इफेक्ट ऑफ वेरिएशन in intensity on ग्राफ 1. जो ग्राफ अभी जस्ट ड्रॉ किया था ना मैं, इसी वाले ग्राफ में अगर इंटेंसिटी को मैं लाइट के बढ़ा देता हूं, यह ग्राफ क्या था सोच समझ लो भाई, है ना. इसी वाले ग्राफ में अगर इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए था. ठीक, तो करना क्या है आपको, नोटबुक में आप नोट कर रहे होंगे सारी बातों को. आप लिखेंगे यहां पर आई थिंक, और खुद से एक ग्राफ बना दो. गलत होगा मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ सोच समझ के दे रहा हूं. आप ये लिख रहे हैं कि आपके हिसाब से कैसा ग्राफ बनना चाहिए था, आप बना दीजिए उस ग्राफ को. गलत होगा कोई बात नहीं. ताकि समझ में आ जाए हम लोग कर क्या रहे हैं. देखिए, ये ग्राफ बनाया गया था एक डेफिनेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. सब कुछ सेट कर दिया गया था. हम लोग क्या चीज को वेरी कर रहे थे, तो बीच में जो दोनों प्लेट्स के बीच में वोल्टेज सप्लाइड था उसको वेरी कर रहे थे और करंट में वेरिएशन आ रहा था. यह हमने सीखा था. अब सेम उसी तरह से वोल्टेज को वेरी करवाएंगे अगर, लेकिन इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए, है ना. मान लो ऐसा तुम कि ये जो ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ था, ये ग्राफ बना हुआ था पूरी तरह से इंटेंसिटी I1 के लिए, और मैं ये कह रहा हूं कि I2 का इंटेंसिटी के लिए अब बनाओ सच दैट I2 इज ग्रेटर देन I1. तो इस ग्राफ में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. पहला सैचुरेशन करंट, मैं दिखा नहीं रहा हूं इस बार, और दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल. दोनों के बारे में जो भी तुम जानते हो, तुम्हारे पास पहले से बना हुआ होना चाहिए एक ग्राफ, भले ही गलत हो. ठीक है, तो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं. जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता है, जो सही वाला होता है, वो मैं बता रहा हूं. ठीक, तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन याद करो, इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे सैचुरेशन फोटो करंट बढ़ना ही चाहिए. क्लियर है एकदम. और इस ग्राफ में सैचुरेशन फोटो करंट कहां पर है आप जानते हैं. दूसरी बात, एकदम ध्यान से, इंटेंसिटी का मतलब क्या तुम समझते हो. लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या निकल रहा है. इसका मतलब मैं आपको बताया भी था, पहले एक बल्ब जला रहे थे, अब 100 बल्ब जला रहे हैं, या फिर बल्ब जो दूर में हुआ करता था उसको नजदीक ले आए. ठीक है ना. तो बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब एक के बजाय 100 बल्ब जला रहे हैं, तो ज्यादा लाइट आ रही होगी, ज्यादा एनर्जी आ रही होगी.
तो मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को निकलना चाहिए था। केमैक्स का वैल्यू इंटेंसिटी के बढ़ जाने पर, यह सोचो तुम, केमैक्स से डायरेक्टली रिलेटेड है स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक इक्वेशन के मुताबिक वी स्टॉपिंग का बढ़ना मतलब केमैक्स का बढ़ना, केमैक्स का बढ़ना मतलब वी स्टॉपिंग का बढ़ना। तो शायद अभी तक गेस कर लिए होगे तुम कि क्या आना चाहिए था ग्राफ, और शायद तुम्हारा गेस गलत है। देखिए क्या एक्चुअली क्या आता है वो मैं बता रहा हूं बस। एक्चुअली ऐसे ग्राफ आया, मतलब ये नीचे वाला ग्राफ था I1 के लिए, अगर तो ये ऊपर वाला ग्राफ है I2 के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों के लिए ही सैचुरेशन करंट्स डिफरेंट हैं, होने भी चाहिए थे। ये साफ साफ लिख रहा हूं मैं यहां पर, डिफरेंट डिफरेंट सैचुरेशन करंट्स। और यहां पर के लिए मैं लिख रहा हूं, देखो इस जगह पर के लिए मैं लिख रहा हूं। अब इसका क्या मीनिंग है वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन इस जगह के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं पहले बताया था मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन एकदम लास्ट में होगा 8 ऑब्जर्वेशंस के बाद सोच समझ के, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन तक पहुंचने में 25 साल लग गए थे लगभग। ठीक है ना। तो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है लेकिन सैचुरेशन करंट बदल गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों? स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कितना जोर से फूकना पड़ रहा है मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी रोक लेने के लिए। तो चाहे तुम बल्ब जलाओ एक, चाहे तुम बल्ब जलाओ 100, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट चाहे कम रखो चाहे तुम ज्यादा रखो, तुमको मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए बराबर मात्रा में ताकत लगाना पड़ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए लगाए जाने वाला बैटरी की तरफ से ताकत, यानी ईएमएफ। सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है। सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब इसका यही ऑब्जर्वेशन हो गया। लिखो लिखो आप, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है क्या कि इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, saturation current I saturation increased। ठीक। अब इंटेंसिटी का मतलब हम लोग क्या समझा करते थे पहले से कि एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लाइट की एनर्जी ज्यादा इंसिडेंट होने के बावजूद जो निकलने वाला, इजेक्ट होने वाला फोटो इलेक्ट्रॉन था, उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वो जो बाहर निकला था वो एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी स्टॉपिंग रिमेन्ड सेम। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था ऐसा, वो तो बाद की बात है। पहले क्या ऑब्जर्व हुआ ये तो सीख जाएं, और इस ऑब्जर्वेशन से सीखने को क्या मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। लिखिए इन्फरेंस। इसका सीधा सीधा इन्फरेंस ये है कि के मैक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट energetic electron is independent of intensity of light, is independent of
इंटेंसिटी ऑफ, पूरा लिखना, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है ना। लाइट तुम कितना भी, मतलब एक छोटी सी मोमबत्ती को जला दो, या फिर टॉर्च जलाओ, या फिर 50 टॉर्च जलाओ, या फिर 50,000 टॉर्च जलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस ऑब्जर्वेशन में कि हम लोग सिर्फ इंटेंसिटी को चेंज किए हैं। मतलब ब्लू कलर की लाइट अगर हम लोग यूज कर रहे थे तो एक बल्ब जलाए थे, 100 बल्ब जला लो, लेकिन ब्लू का ब्लू ही रखो। न तो वेवलेंथ बदले हैं, न तो फ्रीक्वेंसी बदले हैं, बस अमाउंट ऑफ लाइट को बदल दिए। ठीक है ना। तो यहां पर जरा एक नोट करके जरूर लिखो इस ऑब्जर्वेशन में, या शुरुआत में ही हमें लिख लेना चाहिए था कि कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑन ग्राफ 1 while frequency is kept constant, या आप लास्ट में लिख लो here frequency is kept constant, frequency is kept while frequency is kept constant। ठीक, ये आई थिंक वाला तुम खुद से जो भी बनाए थे अब उसको कट कर दो, अगर गलत किए थे तो, अगर सही किए थे तो अच्छी बात है। ये था ऑब्जर्वेशन, ये है इन्फरेंस। इस इन्फरेंस को हम लोग लास्ट में जाके कंबाइन भी करेंगे, लेकिन फिलहाल ऑब्जर्वेशंस 1 बाय 1 हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट वाला लिखिए, पिछला वाला क्या था, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी बढ़ाए थे, इस बार इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। कौन सा नंबर है ये ऑब्जर्वेशन का, 5th वाला। 5th ऑब्जर्वेशन लिखिए कि इफेक्ट ऑफ चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, किस चीज पर इफेक्ट देखेंगे, फोटो करंट पर, नहीं नहीं नहीं, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑन वही वाला ग्राफ 1, इसलिए बोल रहा था ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन ग्राफ 1 कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इंटेंसिटी। अच्छा, शुरुआत में ही मैं बोला था आपको ये इंटेंसिटी कुछ स्पेशल बात है इसमें, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको। कीपिंग इंटेंसिटी स्टार लगा दो यहां पर, कांस्टेंट। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के ग्राफ नंबर 1 पर क्या प्रभाव पड़ा, ये रहा वो ग्राफ। मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है ये उस लाइट के लिए बनाया गया ग्राफ है जिसमें कि फ्रीक्वेंसी है f1। अब आप खुद से ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो, गलत होगा कोई बात नहीं, फिर से बनाया जाएगा। f2 फ्रीक्वेंसी के लिए ये मानते हुए कि फ्रीक्वेंसी f2 ज्यादा है f1 से। ठीक, तुम एक बार कोशिश करो, जो भी तुमको समझ में आ रहा है तुम करो। चलिए, मैं सही से ड्रॉ कर रहा हूं, जरा मैच करना, तुम जो सोचते हो उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी को बदल दिया गया, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पहला वाला ऑब्जर्वेशन, सैचुरेशन करंट के, तो इंटेंसिटी केप्ट कांस्टेंट है, सैचुरेशन करंट बदलना नहीं चाहिए। याद रखो ये स्टार लगा रखा हूं मैं यहां पर, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, लास्ट में बताऊंगा। तो इंटेंसिटी कांस्टेंट रखने के बावजूद फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हो आप, सैचुरेशन करंट बदलेगा नहीं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया, यह ऑब्जर्व हुआ था। स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया मतलब नया ग्राफ ऐसा आया, देखिए ऐसा आया नया ग्राफ। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या, सेम सैचुरेशन करंट,
सेम सैचुरेशन करंट, लेकिन क्या डिफरेंट है? यहां पर से हमें नजर आ रहा है कि डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। गजब का ये ऑब्जर्वेशन था। डिफरेंट स्टॉपिंग, यहीं पर तो दिखता था ना, डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल में स्टॉपिंग पोटेंशियल यहीं पर तो होता था ऐसे। तो कौन सा वाला F1 के लिए, कौन सा वाला F2 के लिए? F2 के लिए जो बाद में बनाया था, F1 के लिए जो पहले बनाया था। ठीक है, ये F1 और F2, और साइड में ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, F2 ज्यादा है इन कंपैरिजन टू F1। ऑब्जर्वेशन में आप लिख दीजिए, एक बात सैचुरेशन करंट वाज सेम, दूसरी बात स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज्ड। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया। तो ऑब्जर्वेशन में मैं लास्ट वाली लाइन को बस लिख देता हूं, ऑब्जर्वेशन में कि बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, by increasing frequency, stopping potential increased। इससे इन्फरेंस क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? इसका इन्फरेंस ये निकल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेटेड है किस बात से? लेक्चर के एकदम शुरुआत में ही मैं इस बात को आपको बताया। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेटेड है मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी से। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में कही हुई सारी बातें ट्रू होंगी केमैक्स के लिए भी। तो इन्फरेंस ये निकल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, लिखो इसको प्रॉपरली, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिसाइड्स द केमैक्स। केमैक्स को डिसाइड करता है कौन? केमैक्स क्या है? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ज्यादा से ज्यादा मौजूद काइनेटिक एनर्जी। ठीक, जितने सरफेस को छोड़ के निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी स्पीड में से सबसे ज्यादा वाली जो स्पीड है, या काइनेटिक एनर्जी में से सबसे ज्यादा वाली काइनेटिक एनर्जी जो है, दैट डिपेंड्स ऑन कि आप एक बल्ब जला रहे हैं कि 100 बल्ब जला रहे हैं। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। यही तो सबसे स्ट्राइकिंग बात था कि सिचुएशन ऐसा है, किसी एक सरफेस को छोड़ के, मैं कोई दूसरा एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, सिर्फ आपका फोकस एक ही जगह पर रहे। मेटालिक सरफेस को छोड़ के जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, कैसे निकले? लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। तो भाई लाइट की एनर्जी अगर आप बढ़ा दोगे तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलना चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसा नहीं पाया जा रहा था। पाया ये जा रहा था कि एक बल्ब जलाओ लाइट देने के लिए सरफेस को, एक बल्ब जलाओ चाहे 1000 बल्ब जलाओ, जितने केमैक्स से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, दैट केमैक्स हैज नथिंग टू डू विथ नंबर ऑफ बल्ब्स यू आर यूजिंग। यानी कि इंटेंसिटी से कोई मतलब ही नहीं। किस बात से मतलब है? केमैक्स को इस बात से मतलब है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को इस बात से मतलब है कि कौन से कलर का लाइट यूज कर रहे हो आप, फ्रीक्वेंसी क्या है लाइट की, इस पर डिपेंडेंट है। तो जरूर से कुछ ना कुछ बात तो है कि लाइट की एनर्जी कुछ ना कुछ कारण से फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट तो है। यह मैं एक्सप्लेनेशन में चला गया गलती से, मैं वापस आता हूं, मैं कुछ नहीं बोला। ठीक, वो आप सोचिएगा कि क्या हो रहा है यहां पर। फ्रीक्वेंसी का मैं चलो बोल दिया तो बोल दिया, फ्रीक्वेंसी का कुछ तो रिलेशन है लाइट के एनर्जी के साथ। लाइट से एसोसिएटेड एनर्जी इंटेंसिटी पर नहीं, फ्रीक्वेंसी पर किसी न किसी तरीके से
रिलेटेड है। इस बात का आइडिया यहां से लग रहा है। एक और ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक। और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, अब उस ग्राफ को छोड़ दिए, हम लोगों ने फिफ्थ वाले ऑब्जर्वेशन में क्या सीखा, अभी जस्ट जो सीखा उसी पर हम लोग काम करेंगे सिक्स्थ वाले ऑब्जर्वेशन में। फिफ्थ वाले ऑब्जर्वेशन में हमने सीखा कि वी स्टॉपिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी। ये हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया था पिछली बार। तो सिक्स्थ वाला ऑब्जर्वेशन क्या है, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से वैरी करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस बार। और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा याद रखो, दिमाग में सेट कर लो इस बात को, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब के मैक्स, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है दोनों के बीच में, जो उन दोनों के बीच का रेशियो है वो वन ऑफ द कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्स में से है, ठीक है। तो चलिए एक नए ग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसका भी इंपॉर्टेंस लेवल अलग ही है। ये जो ऑब्जर्वेशन लिया जाता है ना, इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटली टाइम लगता है। एक्सपेरिमेंट जब कर रहे होंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है करने में। क्यों टाइम लगता है अभी बताता हूं। सोचो तुम जरा अच्छे से कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया होगा। कोई एक फ्रीक्वेंसी ले लिए, क्या आंसर आता है अभी बात करेंगे, लेकिन कोई एक फ्रीक्वेंसी ले लिए, उस फ्रीक्वेंसी पर पूरा का पूरा सेटअप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, उसमें उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी F1 लेके उस पूरे सेटअप में हम लोग करते क्या है, वोल्टेज को 0 से रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, यानी रिटार्डिंग वोल्टेज देते जाते हैं। तब तक इंतजार करते हैं जब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल ना आ जाए, मतलब करंट 0 ना हो जाए। कर लिए, उसके बाद फिर से फ्रीक्वेंसी बदल देते हैं। फ्रीक्वेंसी बदल के फिर से हम लोग सेम काम को रिपीट करते हैं। वोल्टेज रिटार्डिंग वाला बढ़ाते चले जाते हैं, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज को बढ़ाते चले जाते हैं, और तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि करंट 0 ना हो जाए, नया एक स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। फिर से फ्रीक्वेंसी बदल दिए, फिर से नया स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाले, और जितने बार फ्रीक्वेंसी बदलेंगे उतने बार आपको अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा। और जो ऑब्जर्व किया गया, मतलब पूरा कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको ढेर सारे ऑब्जर्वेशंस लेने होंगे, और एक एक ऑब्जर्वेशन में आपको प्रॉपर समय लगेगा, क्योंकि आप वोल्टेज को रिवर्स डायरेक्शन में शार्प ढूंढना चाहते हैं कि कौन सा वो वोल्टेज है जब जाके जस्ट अभी अभी फोटो करंट 0 हुआ है। तो समझ गए क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर ग्राफ में। जो ऑब्जर्व किया गया वो क्या था, ये मैं बताता हूं आपको। ऑब्जर्व ये किया गया कि अप टू सर्टेन फ्रीक्वेंसी, 0 से लेके अप टू सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल ही 0 था। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होने का मतलब, अभी सोचेंगे, ठीक, पहले ग्राफ बना दूं। अप टू सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सपोज F0 फ्रीक्वेंसी, द स्टॉपिंग पोटेंशियल केम आउट टू बी इक्वल टू 0। मतलब आपको थोड़ा भी वोल्टेज लगाना ही नहीं पड़ रहा है के मैक्स को रोकने के लिए, मतलब मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपको एक स्ट्रेट लाइन का ऐसा ग्राफ मिल रहा था। यह ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। लिखिए ऑब्जर्वेशन में, 2 स्टेप में हम लोग लिखेंगे ऑब्जर्वेशन को। इस ग्राफ को मैं 2 पार्ट में बता रहा हूं, पहले ये वाले पार्ट को बताऊंगा और उसके बाद फिर इस वाले पार्ट को। लिखो, ऑब्जर्वेशन में हम लोग लिख रहे हैं, फिर इन्फरेंस भी लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन है बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी
बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को नाम दे देते हैं एफ नॉट। सपोज वी स्टॉपिंग वॉज 0। ये एकदम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ये है, इसका मीनिंग वगैरह सीखेंगे। और दूसरी बात ये कि देयर वॉज लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन जो किया ना, वो मामूली बात नहीं है। मतलब जैसे कोई एक चीज दूसरे पर लीनियरली डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये होता है दोनों एक दूसरे को डिसाइड कर रहे हैं। अपने आप रैंडमली लीनियर रिलेशनशिप्स नहीं बनते, ठीक है ना। तो देयर वॉज लीनियर रिलेशन। जैसे जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हवा में से ऐसे करके गिरा दिए, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ में ड्रॉ करूं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ में ड्रॉ करूं, तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और लगातार ये घटते जाएगा। सॉरी, गलत बनाया। काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था शुरुआत में, तो पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ते चले जाने में सब गड़बड़ हो गया। पोटेंशियल एनर्जी पहले ज्यादा था, ये था एक पॉइंट, हाँ। और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी घट रहा होगा, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। हाँ, सही बनाया था ग्राफ। तो एक स्ट्रेट लाइन आया, और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज ही डिसाइड कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को। ऐसा होता भी है। तो ऐसा कुछ मीनिंग होता है लीनियर ग्राफ का, कि पहला वाला चीज दूसरे वाले चीज से डायरेक्ट कनेक्शन में है। तो देयर वाज लीनियर रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वी स्टॉपिंग। अच्छा, आफ्टर एफ नॉट। एफ नॉट के बाद की मैं बात किया, एफ नॉट के पहले तो वी स्टॉपिंग का वैल्यू 0 है। इन्फरेंस लिखा जाए, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? इसका इन्फरेंस ये निकल रहा है, इसका इन्फरेंस ये निकल रहा है, वी स्टॉपिंग के 0 होने का मीनिंग क्या है, यही तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी स्टॉपिंग अगर 0 है, तो इसका तुरंत मतलब ये निकल रहा है कि के मैक्स भी 0 ही है। अगर आपको थोड़ा भी फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरह से रोकने के लिए, इसका मतलब जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो भी 0 ही है। और के मैक्स का 0 होने का मतलब स्पीड जो है वही 0 है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं। सरफेस को छोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले ही नहीं। अगर निकले होते तो कुछ तो एनर्जी होती है उनकी, कुछ तो स्पीड होती, टेंडिंग टू 0 स्पीड है, मतलब नहीं निकले हैं वो। यही तो मीनिंग निकल रहा है इसका। तो इन्फरेंस इसका यही है कि बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी no photoelectric effect occurs. No photoelectric effect occurs. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होता ही नहीं। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, जानते होंगे नाम आप इसका, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, FTH से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी के बाद फिर ये तो लिखा ही हुआ है हमारे पास, यही वाला हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
इस फ्रीक्वेंसी के बाद फिर देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी सप्लाइड। तो जो Kmax का वैल्यू है वो भी डायरेक्टली रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ कारण से फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली। यही हम लोग सीखे। अगेन स्पीकिंग, जितनी बुक्स है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाली, जितनी बुक्स हैं, उन सब में से सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है थियरी को एनसीईआरटी बुक में। इससे बेहतर किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। एक बार पढ़ चुके हो, बहुत अच्छी बात है, अब फिर से पढ़ो, देखो इस बार तुमको कई सारी चीजें नई ऑब्जर्व होंगी उन्हीं उन्हीं पेजेस में जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और अब जाके आप और ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं ना असल में। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन शुरुआत में ही दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और साथ में असाइनमेंट के क्वेश्चंस को भी जरूर करें। उसके बाद ही नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर को आप देखिएगा। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।